वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने बीएफएम के मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 10 जो कि बेस्ड है रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, इससे जितने पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं आइए हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। कुल मिलाकर 20 से 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी छोटा है, इसीलिए एमसीक्यूज का नंबर भी कम है। और आपको जैसा कि पता होगा हमारे इस चैनल पे मैं आपको मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करा रहा हूँ। होपफुली आप उसका फ़ायदा उठा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि उसको एक पार्टिकुलर एमसीक्यू के पीडीएफ को बनाने में, क्वेश्चन को फाइंड करने में और उसका आंसर को पता लगाने में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लगता है। तो आपको मैं वो चीज़ करके और फिर उसको प्रेजेंट करता हूँ तो लगभग 1 आवर उसमें भी ऐड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, उसका आप फ़ायदा उठाइए और अपना सीआईबी एग्जाम्स को अच्छे से निकालिए। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिट ऑफ रेगुलेशन। तो रेगुलेशन यानी रिस्क रेगुलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो रिस्क रेगुलेशन है उसका कौन सा, इनमें से कौन सा बेनिफिट है उसका। पहला कह रहा है इंप्रूवमेंट इन सेफ्टी ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री, दूसरा कह रहा है लेवलिंग द कॉम्पिटिटिव प्लेइंग फील्ड ऑफ बैंक, तीसरा कह रहा है प्रमोशन ऑफ साउंड बिजनेस एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, चौथा कह रहा है कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टमिक रिस्क, पांचवा कह रहा है हेल्प इन रिकवरी ऑफ फंड लैंड बाय बैंक। तो दोस्तों अब ऑप्शन है 1 to 5 ऑल, 1 to 4 ऑल। तो ये सभी के सभी जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये सभी के सभी हमारे रेगुलेशन के बेनिफिट्स ही हैं। ठीक है, सो इस करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं बुक में लिखा हुआ है कौन कौन सा गोल है रेगुलेशन का, 1 2 3 4 5। बस इसी पॉइंट से यहाँ पे मैंने ये सब पॉइंट्स आपके लिए बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेसल कमिटी यानी बीसीबीएस पॉजेस फॉर्मल सुपरनेशनल सुपरवाइजरी अथॉरिटी एंड इट्स कंक्लूजन हैव लीगल फोर्स, ट्रू और फॉल्स। या थ्रू वर्ल्ड बैंक एंड डी कर रहा है थ्रू सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो क्या बीसीबीएस के पास कोई सुपरवाइजरी अथॉरिटी है क्या? ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि द कमिटी डज नॉट पॉजेस एनी फॉर्मल सुपरनेशनल सुपरवाइजरी अथॉरिटी एंड इट्स कंक्लूजन डू नॉट, ठीक है, हैव लीगल फोर्स। तो इसका कोई सुपरवाइजरी अथॉरिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसल कमिटी ऑन बेसिक बैंकिंग सुपरविजन। तो बीसीबीएस का फुल फॉर्म आपको पता है, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बीसीबीएस के रिगार्डिंग? ऑप्शन नंबर ए, द बैंक हैज स्टार्टेड लिक्विडेशन प्रॉम्प्टेड द प्रमोशन ऑफ बीसीबीएस। Initially, G10 country decided to set up this committee at the end of 1974. BCBS is a committee of International Monetary Fund. और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बीसीबीएस हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन स्टैंडर्डाइजिंग बैंक रेगुलेशन अक्रॉस जुरिडिक्शन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन रोल ऑफ रेगुलेटर। तो दोस्तों बीसीबीएस का इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी के सभी सही हैं कि हर्स्टेड लिक्विडेशन ने प्रॉम्प्ट किया बीसीबीएस को प्रमोट करना। उसके बाद G10 कंट्री ने डिसाइड किया इस कमिटी को सेटअप किया 1974 में। लेकिन जो बीसीबीएस है वो IMF का कमिटी है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1988 का जो कैपिटल अकाउंट था फ्रेमवर्क, वो अकाउंट करता था क्रेडिट रिस्क के, मार्केट रिस्क से, ऑपरेशनल रिस्क से और डिफाइंड कैपिटल कंपोनेंट में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑल ऑफ देम 1 2 and 4, 1 3 and 4, 1 2 and 3। तो दोस्तों 1 2 and 3। तो देखिए ये जो 1988 का जो कैपिटल अकाउंट फ्रेमवर्क था उसमें क्रेडिट रिस्क आया, मार्केट रिस्क आया और ऑपरेशनल रिस्क आया। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसमें ऑपरेशनल रिस्क, लेफ्ट ऑपरेशनल रिस्क विच इज अकाउंटेड इन बेसल 2। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। मैंने आंसर डी लिखा है, ये आंसर डी यहाँ पे गलत है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ क्या लिखा हूँ कि ये इसमें ऑपरेशनल रिस्क नहीं था, तो 3 को छोड़ के जो भी स्टेटमेंट यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1 2 and 4। ऑपरेशनल रिस्क उस वक्त आया ही नहीं था, तो ऑपरेशनल रिस्क आया था बेसल 2 में, और 1988 का जो कैपिटल अकाउंट था उसमें ऑपरेशनल रिस्क नहीं था दोस्तों। तो इसीलिए गलती से यहाँ पे आंसर नंबर डी लिखा गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आंसर है इसका 1 2 and 4। क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, डिफाइंड कैपिटल कंपोनेंट है, लेकिन ऑपरेशनल रिस्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द अमेंडमेंट इन 1988 बेसल अकाउंट इन 1966 बेसिकली फोकस्ड ऑन। तो 1988 का जो अकाउंट था ना दोस्तों बेसल वाला, वो 1996 में उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। तो किस चीज़ पे फोकस था? ऑप्शन ए कर रहा है एक्सप्लिसिट कैपिटल कुशन फॉर द प्राइस रिस्क टू विच बैंक आर एक्सपोज्ड, ऑप्शन बी कर रहा है टायर 1 कैपिटल, ऑप्शन सी कर रहा है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी कर रहा है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली ये फोकस किस पे था? तो एक्सप्लिसिट कैपिटल कुशन फॉर द प्राइस रिस्क टू विच बैंक्स आर एक्सपोज्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथोडोलॉजी अलाउड बाय बेसल 2 कमिटी फॉर मेजरिंग क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए बेसल 2 कमिटी के द्वारा इनमें से कौन सा मेथोडोलॉजी अलाउड नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए कर रहा है मेजर क्रेडिट रिस्क इन स्टैंडर्डाइज मैनर सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल क्रेडिट असेसमेंट, बी कर रहा है मेथोडोलॉजी विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सप्लिसिट अप्रूवल ऑफ द बैंक, अ सुपरवाइजर वुड अलाउ बैंक टू यूज देयर इंटरनल रेटिंग सिस्टम फॉर क्रेडिट रिस्क,
ऑप्शन सी करा यूज एक्सटर्नल रेटिंग फॉर सर्टेन एसेट्स एंड यूज इंटरनल रेटिंग्स फॉर रेस्ट ऑफ द एसेट, डी करा नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट है। देखिए मैं समझाता हूँ उसे। पहला आपसे क्या क्या कर रहा है कि आपसे को ये बताना है कि बेसल टू कमेटी के द्वारा मेथोडोलॉजी जो अडॉप्ट किया गया क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए, इनमें से कौन सा वो मेथोडोलॉजी नहीं है। अब जरा ऑप्शन 1 को पढ़िए। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये जो कर रहा है कि मेजर क्रेडिट रिस्क इन स्टैंडर्डाइज मैनर, तो ये जो मेथड है वो बेसल 2 के द्वारा अलाउ किया गया है क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए। ठीक है, चलिए तो उसके बाद तो ये सही है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ही गलत है। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 है कि इट इज ये भी गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि मेथोडोलॉजी भी सब्जेक्ट टू एक्सप्लिसिट अप्रूवल ऑफ द बैंक, एक सुपरवाइजर वुड अलाउ बैंक टू यूज इंटरनल रजिस्टर फॉर क्रेडिट। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये भी बेसल 2 ने अडॉप्ट किया है ताकि हम क्रेडिट रिस्क को मेजर कर सकें। तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें कह रहा है कि यूज एक्सटर्नल रेटिंग फॉर, तो क्योंकि बेसल कमेटी ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया कि एक्सटर्नल रेटिंग को अलाउ करो कि आप क्रेडिट रिस्क को मेजर कर सको, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ठीक है, और ऑप्शन डी इनकरेक्ट है क्योंकि सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर द वेरियस अदर रिस्क नॉट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड अंडर बेसल 2 नॉर्म्स। अब देखिए बेसल 2 नॉर्म्स में कौन कौन सा, अभी हम लोगों ने बेसल 1 देख लिया, अब हम लोग बेसल 2 पे आ रहे हैं। तो बेसल 2 नॉर्म्स में कौन कौन सा ऐसा रिस्क है जिसको जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड नहीं है। ऑप्शन ए करा इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द बैंकिंग बुक एंड क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क। बी करा लिक्विडिटी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, रिस्क ऑफ वीकनेस इन क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। सी करा है मॉडल रिस्क, दैट इज द रिस्क ऑफ अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क अंडर द IRB अप्रोचेज, रेजिडुअल रिस्क ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। डी करा है रिस्क ऑफ अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क अंडर द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। ई करा है ऑल द अबव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, ऑल द अबव। तो देखिए दोस्तों जो कैपिटल कंपोनेंट है बेसल 2 के अंदर, उसके अंदर लिक्विडिटी रिस्क नहीं आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं आता है, स्ट्रेटेजिक नहीं आता है, बिजनेस रिस्क नहीं आता है। ये रिस्क कहाँ आएगा? तो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है RBI ने डिसाइड किया कि वो बेसल 2 के नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करेगा फॉर द पर्पस विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज प्रपोज टू बी अडॉप्टेड इन इंडिया, सेलेक्ट रॉन्ग मैच। क्रेडिट रिस्क स्टैंडर्ड अप्रोच, ऑपरेशनल रिस्क बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, मार्केट रिस्क स्टैंडर्ड ड्यूरेशन अप्रोच, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको पता है कि रिस्क को मेजर करने के लिए कुछ अप्रोचेज हैं। आपसे ये पूछा गया कि कौन सा अप्रोच इसमें से गलत है, आपको जो रॉन्ग है वो आपको मार्क करना है। तो देखिए क्रेडिट के लिए करा स्टैंडर्ड, ऑपरेशन के लिए करा बेसिक इंडिकेटर, मार्केट के लिए करा स्टैंडर्ड ड्यूरेशन, डी करा नन ऑफ दिस। तो दोस्तों सभी के सभी सही हैं। मैं आपको रिकॉल करा देता हूं दोस्तों। देखिए जो मेरा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का पिलर 1 है, उसमें जो क्रेडिट रिस्क का जो कैपिटल कैलकुलेशन होता है उसके लिए 3 मेथड है, स्टैंडर्डाइज, IRB फाउंडेशन अप्रोच और IRB एडवांस अप्रोच। यहाँ तक मार्केट रिस्क का कैपिटल का बात है उसमें भी स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज मैच्योरिटी मेथड और स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन मेथड, और तीसरा है हमारा इंटरनल मॉडल मेथड, और चौथा है तीसरा जो है हमारा ऑपरेशनल रिस्क, उसमें है बेसिक इंडिकेटर, स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है बेसल 2 अडॉप्ट अकॉर्ड रेस्ट ऑन 3 पिलर, द सेकंड पिलर ऑफ द अकॉर्ड इज। तो सेकंड पिलर क्या है बताइए? सेकंड पिलर है अपना सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, पहला है कैपिटल कंपोनेंट, दूसरा है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 10 है पिलर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू कंसिस्ट ऑफ। जो पिलर 2 अपना सुपरवाइजरी रिव्यू उसके अंदर क्या होता है? पहला रिस्क असेसमेंट को इवैल्यूएट करना, दूसरा साउंडनेस को इंश्योर करना और बैंक का इंटरनल प्रोसेस को इंटीग्रेट करना ताकि हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी को एक्सेस कर सकें। तीसरा है कि मेंटेनेंस ऑफ मैक्सिमम कैपिटल को मेंटेन करना, PCA को शॉर्टफॉल विद PCA फॉर शॉर्टफॉल। चौथा है प्रिस्क्राइब डिफरेंशियल कैपिटल वेयर नेसेसरी, दैट इज वेयर द इंटरनल प्रोसेस का आर स्लैक, और ई करें ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ये सभी के सभी हमारे सुपरवाइजरी रिव्यू के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में आप क्या करते हैं? रिस्क असेसमेंट को इवैल्यूएट करते हैं, साउंडनेस और इंटीग्रिटी ऑफ बैंक इंटरनल प्रोसेस को इंश्योर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो MCQ बन रहा है वो अपने मैकमिलन बुक से बन रहा है। तो इस पार्टिकुलर मेरे जितने भी MCQ सेशन है उसके एक एक क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं हर एक टॉपिक से लिया हुआ हूँ और जितना पॉसिबल क्वेश्चन है सभी को मैं इंक्लूड किया हूँ। तो जितने भी MCQ सेशंस हैं मैंने कवर किए हैं, उसको जरूर आप एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि स्टैंडर्डाइज अप्रोच अलाउ बैंक टू मेजर क्रेडिट रिस्क इन स्टैंडर्डाइज मैनर बेस्ड ऑन। तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच हम लोगों ने देखा है कि क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो स्टैंडर्डाइज अप्रोच है उसमें स्टैंडर्डाइज जो मैनर होता है वो किस पे बेस्ड होता है? IRB पे, ECA पे, RWA पे या ECA। तो दोस्तों ये हमारा एक्सपो IRB वो किस पे बेस्ड होता है दोस्तों? इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है अंडर द इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच फॉर क्रेडिट रिस्क द कैपिटल चार्ज इज कंप्यूटेड ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग। आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारे पास इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच है क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के लिए, उस केस में जो कैपिटल चार्ज हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट पे, दूसरा है लॉस गिवन डिफॉल्ट पे, तीसरा है एक्सपोजर डिफॉल्ट पे, चौथा है मैच्योरिटी। ऑप्शन है A to D ऑल, A to C ऑल, A and C ओनली, B and D ओनली। करेक्ट आंसर है दोस्तों A to D ऑल। ये सभी के बेसिस पे हम लोग इंटरनल रेटिंग बेस्ड मेथड में कैपिटल चार्ज को कंप्यूट करते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट IRB अप्रोच। IRB अप्रोच से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नहीं कर रहा है, IRB अप्रोच इज टू मेजरमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट रिस्क। IRB अप्रोच द बैंक इंटरनल असेसमेंट ऑफ की रिस्क पैरामीटर सर्व्स एज प्राइमरी इनपुट टू कैपिटल कंप्यूटेशन। सी कर रहा है, IRB अप्रोच कंप्यूट्स द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एक्सपोजर डायरेक्टली। डी कर रहा है, IRB अप्रोच डिपेंड्स ऑन 4 पैरामीटर PD, LGD, EAD एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो डी तो सही है, ठीक है। ई कर रहा है, अंडर IRB अप्रोच बैंक नीड कैटेगराइजेशन एज कॉर्पोरेट, सॉवरेन, बैंक एंड रियलिटी एंड इक्विटी। एफ कर रहा है, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच हैज फर्दर 2 ऑप्शन, फाउंडेशन अप्रोच एंड एडवांस IRB अप्रोच, बिल्कुल सही है। एच का जी कर ऑल करेक्ट, सभी के सभी सही है दोस्तों। IRB से आप करते क्या है बताइए? क्रेडिट रिस्क को ही तो मेजर करते हैं। किसे क्रेडिट रिस्क को? कैपिटल क्रेडिट रिस्क से कैपिटल रिक्वायरमेंट को मेजर करते हैं। IRB अप्रोच से आप बैंक के इंटरनल असेसमेंट के पैरामीटर में ये प्राइमरी इनपुट की तरह सहायता लेता है। और IRB अप्रोच क्या करता है? कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एक्सपोजर को डायरेक्टली कैलकुलेट करता है, ठीक है। और ये चार पैरामीटर पे डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं। तो सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट एक्यूरेट अबाउट द फाउंडेशन IRB अप्रोच एंड एडवांस IRB अप्रोच फॉर क्रेडिट रिस्क कैपिटल चार्ज एंड बेसल 2। तो बेसल 2 में आपको पता है कि एक हमारा फाउंडेशन IRB अप्रोच है और एक है अपना एडवांस IRB अप्रोच। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कम से कम लीस्ट एक्यूरेट है, गलत है। तो ऑप्शन ही करें, अंडर द एडवांस IRB अप्रोच बैंक्स आर अलाउड टू यूज इन देयर ऑन एस्टिमेट्स ऑफ PD, LGD एंड EAD and correlation coefficient within the risk weight function provided by the supervisor. B करें, under the foundation IRB approach bank provide their own estimate of PD and rely on supervisory estimate for other risk component. C करें, bank adopting the advanced IRB approach are expected to continue to employ this approach, ठीक है। और डी कर रहा है कि अंडर बोथ फाउंडेशन IRB एंड एडवांस IRB अप्रोच द एक्सपेक्टेड लॉस इज नॉट इंक्लूडेड इन क्रेडिट रिस्क कैपिटल चार्ज। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है। याद रखिएगा, एडवांस IRB अप्रोच में बैंक को जो है प्रोवाइड करना होता है अपना एस्टिमेट किसी का PD का, LGD का, EAD का, लेकिन वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर्मूला को यूज करेगा सुपरवाइजर के स्पेसिफिकेशन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुपरवाइजर शुड एक्सपेक्ट बैंक टू ऑपरेट एबव द मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो। सुपरवाइजर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बैंक को एक मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो से ऊपर ऑपरेट करेंगे एंड शुड हैव एबिलिटी टू रिक्वायर बैंक टू होल्ड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ मिनिमम। तो ये जो आपके पास की प्रिंसिपल हैं SRP के रिगार्डिंग, SRP क्या है? सुपरवाइजर रिव्यू पॉलिसी। तो आपके उसमें आपको पता है 4 की प्रिंसिपल है। तो दोस्तों आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग उसमें कौन सा प्रिंसिपल इसके लिए एप्लीकेबल है, 1 2 3 4। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल नंबर 3। आप एक बार चारों प्रिंसिपल को देख के जाइएगा। अभी मैंने आपके सामने प्रिंसिपल 3 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल 1 से पूछ ले, प्रिंसिपल 4 से पूछ ले। तो इन चारों प्रिंसिपल को एक बार देख के जाइएगा। SRP के अंदर जो प्रिंसिपल नंबर 3 है उसमें सुपरवाइजर को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बैंक को मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रेशियो से ऊपर वो ऑपरेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर मार्केट डिसिप्लिन पिलर ऑफ बेसल 2। तो आपको पता है मार्केट डिसिप्लिन पिलर है, 3rd पिलर है बेसल 2 का। तो इनमें से कौन सा कवर नहीं होता है? ऑप्शन ए करा है, इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम कैपिटल विद PCA फॉर शॉर्टफॉल। बी करा है, कोड डिस्क्लोजर। सी करा है, इनहांस डिस्क्लोजर। डी करा है, सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सिंप्लीफाइड स्टैंडर्डाइज अप्रोच SSA द रिस्क वेट फॉर कॉर्पोरेट इज प्रिस्क्राइब्ड एज 150%, 100%, 50%, 20%। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके बुक का ये पार्टिकुलर स्क्रीनशॉट है कि जो हमारा रिस्क वेट होता है कॉर्पोरेट बोरोवर के लिए वो डिपेंड करता है रेटिंग असाइन टू देम, उस पर क्या रेटिंग है। और रेटिंग कौन देती है? तो रेटिंग एजेंसी देती है, ठीक है। और ये वेरी कर सकता है 20% से 20% किस केस में? टॉप रेटिंग कंपनीज में, और 100% किस केस में? अनरेटेड कॉर्पोरेट में। तो मैक्सिमम कितना है दोस्तों? मैक्सिमम है अपना 100। उधर यहाँ पे गलती हो गया है, ये 100% होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 17 क्वेश्चन का सेट। जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए, और मैं आपको बताया भी कि प्रिंसिपल को एक बार जरूर देख के जाइएगा। होपफुली आपने लेसन को एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।